नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री की। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं जो सवाल उठाया है अमित शाह जी ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाया है, जनता से पूछा है कि यदि गलती से इंडी गठबंधन की, इंडी अलायंस की सरकार बन गई तो प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि विपक्ष ने अभी तक अपना चेहरा घोषित नहीं किया है। और उन्होंने एक बात और कही है, जनता से कही है, मधुबनी की सभा में उन्होंने जनता से कहा है कि यदि आपने गलती से उनको वोट देकर के सरकार बनवा भी दी तो इनका एग्रीमेंट है, इनकी डील है कि एक एक साल के 5 प्रधानमंत्री होंगे और ऐसे देश नहीं चलता है। उन्होंने संभावना व्यक्त की है। अब संभावना व्यक्त की है या फिर उन्होंने ये बताया है कि हमने पिछले 10 साल से एक मजबूत नेतृत्व दिया है जो देश को संभाल रहा है। दोनों बातें हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस बात से सियासी गलियारों में एक नई चर्चा छिड़ गई है। एक नए मुद्दे पर नई चर्चा होने लगी है। उस चर्चा के कई पहलू हैं, कई आयाम हैं। उन तमाम आयामों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी। डॉक्टर उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक विभांशु जोशी जी। विभांशु जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ हैं। विलक्षण सक्सेना जी, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक कल्पना शर्मा जी हमारे साथ हैं। कल्पना शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं। अर्चना जी, आपका स्वागत है। और हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, आपका भी स्वागत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत करूंगा डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूंगा। कौन होगा प्रधानमंत्री? विपक्ष की सरकार बनी तो विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। उनका एक कि यदि इनकी सरकार बन गई तो एक एक साल के 5 प्रधानमंत्री होंगे। क्या ये कह के वो जनता को डरा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है पहले जब सरकारें आई गई हैं, मध्यावधि चुनाव जनता ने झेला है, तो इस बात का डर दिखाया जा रहा है। या फिर चूंकि विपक्ष ने अभी तक अपना नेता घोषित नहीं किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया था एक सप्ताह पहले, तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव के बाद घोषित करेंगे। तो ये डर दिखाया जा रहा है, फिर अपनी मजबूती दिखाई जा रही है? सामयिक सवाल है और इस पर पूरे देश में बहस चल रही है। शुरुआत में यहाँ से करना चाहता हूँ कि 2 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। और अब तक हमने सिर्फ अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का ही नारा सुना था। यह अब कम से कम विपक्ष को स्वीकार कर रहा है सत्ताधारी दल। और उसके मुंह से ये निकला है, जाने में नहीं निकला है, ये पूरे देश का दौरा करके और 2 चरण के चुनाव के बाद ये निकला है। अगर गलती से प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो अब वो अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, वो विपक्ष की चिंता कर रहे हैं। ये बहुत सार्थक पहलू है। उनको इस बात की चिंता हो रही है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री विपक्ष कौन को बनाएगा। ये विपक्ष चूंकि बिखरा हुआ है और संवित सरकारें जब बनती थी, जब तक बैसाखियों वाली सरकारें बनती थी तब हमेशा ये होता था कि उन सरकारों के दौरान देश में अफरा तफरी का माहौल रहता था। और अमित शाह जी वही याद दिलाना चाहते हैं। आपको याद होगा इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार, आपको याद होगा देवगौड़ा जी की सरकार, आपको याद होगा चंद्रशेखर जी की सरकार, आपको याद होगा कि ऐसी जब सरकारें बनी हैं और ये 5-6 सरकारें ऐसी रहीं जिस समय मुरारजी देसाई जी के समय की बात है, ऐसे समय में बहुत सारा देश में जो जैसा चाहता था वैसा काम कराता था। विकास के पथ पर जिस मार्ग पर आज देश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से काम चल रहा था, एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है। मैं भाजपा कांग्रेस पर नहीं जाना चाहता, एक अच्छी मजबूत सरकार की आवश्यकता है। विपक्ष चूंकि बिखरा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 चरण के मतदान में बिहार हो या महाराष्ट्र हो या दूसरे अन्य राज्य हो, 7 सिस्टर स्टेट हो, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम हो, यहाँ की जो स्थिति देखी है तो उनको ये कहना पड़ा है कि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। मुद्दे बदल रहे हैं और आते आते आपको 19 का याद होगा सूरज जी, हम और आप जब कवरेज किया करते थे तो अचानक मुद्दे बदला करते थे। और ये तीसरा मुद्दा है। इसके पहले आप देखिएगा कि इसके पहले जो मुद्दे माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय और अमित शाह जी ने लगातार, अब ये तीसरा मुद्दा एक बार आया है। तीसरे चरण में तीसरा मुद्दा, 7 चरण में 7 मुद्दे आते जाएंगे और आम जनता मूल मुद्दों से भटकी नजर आएगी
क्योंकि उसको बेरोजगारी की बात नहीं करना है उसके सामने, उसके सामने महंगाई की बात नहीं करना है, उसके सामने दूसरी अन्य बात नहीं करना है। सिर्फ या तो राम मंदिर की बात कर लें हम, या पाकिस्तान खुश हो जाएगा ये बात कर लें हम, या ऐसी बहुत सारी कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ऐसे मुद्दों पे चर्चा करा के जनता का ध्यान भटकाने की सिर्फ कोशिश होती है। नहीं तो तुम अपना काम करो, वो अपना काम कर रहे हैं, जनता तो सब जानती है, जनता देख रही है। लेकिन ये मुद्दा लाके कहीं ना कहीं विपक्ष में भी खलबली मची हुई है, और जिस तरह से विपक्ष मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहा है, आपने सूरत में देखा, आपने आज इंदौर में देखा, इसके पहले खजुराहो में जो स्थिति बन रही थी, ये देख के ऐसा लगता है कि पूरे देश में विपक्ष एकजुट नहीं है, और उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है विपक्ष के बिखराव का या विपक्ष के टूटने का, क्योंकि जिस तरह से हमने पूरे देश में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से आयात जिस तरह का जारी है, वह आयात भी विपक्ष को तोड़ने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। विभांशु जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगा, और वही सवाल की विपक्ष बिखरा हुआ है। दो बातें जो डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी ने कही हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि विपक्ष की उपस्थिति स्वीकार करने लगा है अब सत्ताधारी दल या भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष की उपस्थिति को स्वीकार करने लगा है दूसरे चरण के मतदान के बाद। पहले चरण में 66%, दूसरे चरण में 68%, क्योंकि उम्मीद थी कि 80+ जाएगा, लेकिन नहीं गया। तो क्या इस कारण से विपक्ष की उपस्थिति स्वीकार की जा रही? देखिए, मैं तो ऐसा नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीतिक दल जो है, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपने तरीके से समय समय पर मुद्दे उठाता है जी, और जनता के सामने वो पक्ष भी रखता है जो एक चौंकाने वाला पक्ष होता है। जनता के विवेक को झकझोरने की कोशिश की जाती है। जहाँ तक यदि हम देखें, एक भारत को, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल चल रहा है, भारत को एक मजबूत सरकार की ज़रूरत है। दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में आप देख रहे हैं किस तरीके के युद्ध चल रहे हैं। ऐसे में यदि किसी भी परिस्थिति में भारत में एक मजबूत सरकार नहीं आती है, तो वो देश की जनता के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य होगा। आपको याद होगा, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में आई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा था कि काफ़ी वर्षों बाद भारत में एक ऐसा स्थिति बनी है कि अकेले एक पार्टी अपनी ताकत पे सरकार बनाने में सक्षम है। जो मैजिक फिगर है 272 का, उसे क्रॉस कर रही थी। फिर 2019 में भी उन्होंने वो मैजिक फिगर क्रॉस किया, और तीसरी बार भी उनको इस बात का विश्वास है कि उस मैजिक फिगर को वो क्लियर करेंगे। तो राष्ट्र के विकास के लिए एक मजबूत सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जैसा कि अभी हाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई थी, चुनाव यदि लगातार होते हैं तो देश के विकास कार्य रुक जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी छवि बनती है, वो बड़ी विघटित सी होती है कि इनके यहाँ कोई नेतृत्व नहीं है, ये लोग बहुत कमज़ोर देश है। आज हम बहुत एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ इंडी गठबंधन की, जो इंडी अलायंस जिसको बोलते हैं, जिसको इंडिया गठबंधन भी बोलते हैं लोग। अब आप देखिए, 23 जून 2023 को स्वयं नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में पटना में इसका प्रस्ताव रखा गया जी। वो उसकी पहली बैठक थी। उसके बाद फिर बेंगलोर में इसका बैठक में इसका नामकरण हुआ। लेकिन हुआ क्या कि जिस व्यक्ति ने इंडी गठबंधन का प्रस्ताव रखा था, वही व्यक्ति जो है एनडीए में शामिल हो गया। तो कितना बिखराव है इनके गठबंधन में। मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, 400 पार के, सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस कुल कितनी सीटों में चुनाव लड़ रही है। क्या 272 मैजिक को वो क्लियर करने के लिए उतनी सीटों में चुनाव लड़ रही है, जो उतना प्रतिशत वोट मिलेगा उसको? वो एक चिंता का विषय है कि इतनी कम सीटों में। हम दिल्ली की ही स्थिति देख लें तो कांग्रेस जो है 3 और 4 के विभाजन के साथ वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दा उठा रही है कि दिल्ली की मुख्य सीट पर जहाँ के कांग्रेस के प्रमुख नेता, जहाँ के मतदाता हैं, वहीं पर कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है। एक बड़ी बात देखिए, ये जो इंडी गठबंधन ने तय करी थी कि उन्होंने तय किया था कि फरवरी में हम अपनी सीटों का बंटवारा
कर लेंगे, साझाकरण, बंटवारा तो शब्द अच्छा नहीं है, साझाकरण कर लेंगे कि कौन सा दल कौन सी सीट से लड़ेगा। उस पर भी सहमति नहीं बन पाई, उस पर भी सहमति नहीं बन पाई। अलग अलग जगह से कोई व्यक्ति निकलकर आ गया। ममता बनर्जी अपने ही बयानों में कांग्रेस का विरोध करती हैं। और देखिए यहाँ जहाँ जब हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के जितने गठबंधन के नेतृत्व हैं, जैसा कि हमारे साथी शिशिर जी ने भी स्पष्ट किया, उन्होंने अपना एक नेता चुन रखा है, मान रखा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, उनकी अम्ब्रेला के नीचे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी उनको ही प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन इंडी गठबंधन के पास वर्तमान में उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं चुना है जो कि प्रधानमंत्री पद के योग्य हो। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 2014 के चुनाव और 2019 के चुनाव, आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस जो है लोकसभा में जो 500 से ऊपर का सीटों का है उसका 10% भी हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाई थी। तो ऐसे नेतृत्व में हम आगे आशा रखें कि उनमें से कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, ये वो मुझे लगता है कि अमित शाह जी जनता को बताना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जो फिगर है उस मैजिक फिगर तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे तो जनता जनार्दन के ऊपर निर्भर करता है। जिसे कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व पर आम मतदाता अपनी आहुति प्रदान करता है और एक नई सरकार को चुनता है, नई सरकार का गठन करता है और वो उम्मीद रखता है कि मेरी सरकार, मेरे जनप्रतिनिधि मेरी बात करेंगे, मेरे हिस्से की बात करेंगे, मेरी समस्या की बात करेंगे, समस्या के समाधान की बात करेंगे। कल्पना जी, आप तक आना चाहूँगा कि बात हो रही है कौन होगा प्रधानमंत्री। उन्होंने नाम गिनाया, अमित शाह ने कहा कि क्या लालू यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने अपने भाषण में जो कुछ कहा कि ये जो नाम गिनाए हैं कि लालू यादव और स्टैलिन का नाम उन्होंने लिया है, ममता बनर्जी का नाम लिया, उन्होंने कहा कि उसके बाद समय बचेगा तो कुछ समय के लिए हो सकता है राहुल गांधी को ये प्रधानमंत्री बना दें। मतलब राहुल, एक तरफ जहां हम देखते हैं चुनावी परिचर्चा होती है, चुनावी मैदान में होता था, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को राहुल वर्सेस मोदी बना दिया था, मोदी को वैसे ही मजबूत कर दिया था राहुल वर्सेस मोदी करके। और अब जब 2 चरण का मतदान हो चुका है तब तीसरे चरण के मतदान की तैयारी करते हुए ये बात कहना कि क्या राहुल को प्रधानमंत्री बनाएगा विपक्ष, ये सवाल भी खड़े करना और इतने नाम गिनाने के पीछे क्या आशय हो सकता है। देखिए सूरज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 चरण के मतदान तो हो ही चुके हैं। स्थितियां काफ़ी हद तक, देखिए अगर मैं साउथ की बात करूं, जिस तरह से वहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो ये कहीं ना कहीं खलबली पैदा करता है सत्ता पक्ष को। वो जानते हैं कि वहाँ पे वोट प्रतिशत बढ़ना उनके लिए सही साइन है या नहीं है, वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति सबको पता है। लेकिन अगर मैं बाकी स्टेट की बात करूँ, जिस तरह से वहाँ वोटिंग परसेंटेज गिरा। दूसरा उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति देखने को मिली कि वहाँ पर जो क्षेत्र ऐसे थे, जैसे वहाँ पे चरण सिंह के बेटे जयंत चौधरी के साथ, अजीत के बेटे जयंत चौधरी के साथ जब उन्होंने गठबंधन किया, जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ के लोगों से मेरी बातचीत हुई तो कहीं हद तक ये देखने को मिला कि जो लोग बीजेपी के समर्थक हो सकते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि वो किसी अन्य पार्टी का व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में है उसको वोट डालने जाए, इसीलिए भी उदासीनता रही। और बीजेपी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि अब 2 चीज़ें हो चुकी, चाहे वो सनातन की मैं बात कर लूँ, मंगलसूत्र की बात कर लूँ, ये सारे विषय उठ चुके थे। अब ये बताना बहुत आवश्यक था कि यदि किन्हीं कारणों से कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसका जो रिजल्ट रहेगा वो ये जो फेस है, जिनका लालू यादव या इन लोगों का जो नाम गिनवाया गया, वो ये जानते हैं कि जनता के मन में कहीं ना कहीं वो दौर याद है जिस समय की कुछ दिनों के लिए जो प्रधानमंत्री बनाए जाते थे उनकी वजह से जो विकास कार्य रुकते थे। किसी भी देश का विकास कार्य जब तक उसको एक मजबूत शासक नहीं मिलता तब तक संभव नहीं हो पाता। उसी को दृष्टि में रखते हुए लोगों के बीच एक मैसेज देने की कोशिश करी कि कम से कम आप वोट डालने बाहर आई हैं। और एक सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं आज स्थिति की बात करूं, बूथ प्रभारी से लेकर के पन्ना प्रभारी तक, हाफ पेज प्रभारी तक बीजेपी के पास है। ऐसी क्या स्थिति है कि वोटर्स बाहर नहीं आ रहा। अगर मैं दूसरे समुदाय की बात करूं कि देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि जो जिस डेट पे दो हमारे डेट जो आई इलेक्शन की, वो कहीं ना कहीं दिन जो रखा गया वो एक ऐसा दिन था, शुक्रवार का दिन था। उस दिन को देखते हुए और उसी के बीच अगर ओवैसी एक स्टेटमेंट देता है कि हमको शैतान को खत्म करना है, वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में क्लिक करता है, तो वो वोट परसेंटेज बढ़ाने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा। तो बहुत मायने रखता है आपकी स्टेटमेंट क्या है, आप किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप राहुल गांधी की अगर भाषा की मैं बात करूं, जिस तरह से एक प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने आप शब्दों का इस्तेमाल किया, तू तड़ाक की भाषा की का उपयोग किया, ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में अगर कभी आता है कि वो किसी और दूसरी पार्टी की तरफ भी देखें
तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे स्टेटमेंट उनको सोचने पर विवश करते हैं। ये बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। इसी को देखते हुए मोदी जी जानते थे कि इस समय कौन सी ऐसी चीज है जो भावनात्मक रूप से लोगों को जुड़ाव रख के कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट काफी हद तक उसी का एक रूप देखा जाएगा। और सूरज जी, इसमें एक चीज और आप देखिएगा, चाहे मैं अमित शाह की बात कर लूं, चाहे मैं मोदी जी की बात कर लूं, आप देखिए पूरे देश में आज अगर कैंडिडेट की बात की जाए तो कैंडिडेट ऐसा कोई नाम वाइज सामने नहीं है। आपने कैंडिडेट जरूर बनाया हर क्षेत्र में, लेकिन आपने उनको पावर नहीं दी, आपने उनको उनकी बातें रखने के लिए कहीं ऐसा कोई मौका नहीं दिया कि वो जनता के बीच जाकर अपनी बात रख सके। तो जोड़ तोड़ की जो राजनीति इस समय चल रही है, काफी हद तक वो इस समय जनता को बहुत भ्रमित कर रही है। इसी को देखते हुए इस तरह की चीजें की जा रही है। ये शब्दों को एक तस्वीर बनाई गई, शब्दों की तस्वीर बनाई गई, शब्दों की तस्वीर में रंग भरे गए और उस तस्वीर को जनता के सामने रखा गया प्रदर्शन के लिए। और भारतीय जनता पार्टी इस काम के लिए माहिर मानी जाती है। मैं विलक्षण सक्सेना जी आपके पास आना चाहूंगा। बात है कि जो शब्दों की तस्वीर बनाई गई, क्योंकि मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा और हमारे मेहमानों से कि ये जो मेरे शब्द हैं इसका कतिपय आशय ना निकाला जाए। मैं तटस्थ होकर के आशय कह रहा हूं कि कई बार सियासी गलियारों में चर्चा रही है कि राहुल गांधी अंग्रेजी में सोचते हैं और हिंदी में बोलते हैं। ये उनके साथ जो विसंगति है, उस विसंगति का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। तो वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं कि यदि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात का फायदा उठाना चाह रहे हैं और वो ये बताना चाह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जनता से पूछ रहे हैं, तो क्या क्योंकि जहां हमने देखा है कि राहुल गांधी को कई बार कई नामों से संबोधित किया गया है, उनकी सोच को लेकर के जहां शक्ति वाला मामला आया तो राहुल गांधी ने स्पष्टीकरण दिया कि मेरा आशय पावर से था, पावर को शक्ति बताया, तो देश में एक नई तरह की चर्चा चढ़ गई, आस्था की बात आ गई, वहां पर पूजन की बात आ गई, पूजन पद्धति की बात आ गई। तो क्या राहुल गांधी को टारगेट करके यदि ये बात कही जा रही तो ये जो चुनाव है, जैसा मैंने पूर्व वक्तव्य में कहा कि प्रदर्शित किया जाता है कि मोदी वर्सेस राहुल है, तो एनडीए वर्सेस इंडिया, जो इंडिया अलायंस है वो है, या फिर राहुल गांधी को टारगेट करके कि राहुल गांधी टारगेट पर रहेंगे तो विपक्ष की सीटें अपने आप कम हो जाएंगी। देखिए सूरज जी, इसमें आकलन बिल्कुल सही तरीके से देखा जाए तो ये इस बात पे आता है कि कंपैरेटिवली जब हम ये बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार चुनते हैं या एक ऐसा व्यक्ति चुनते हैं जो प्रधानमंत्री पद पे बैठेगा, तो क्या वो सिर्फ बैठेगा या वो उस पर्टिकुलर सीट पर बैठ के उसकी गरिमा को मेंटेन कर सकेगा। जो आशय यहाँ पे पब्लिक के प्रति सेंटिमेंट पहुंचाया गया है और जो बेसिक है, अगर हम ध्यान से देखें तो पॉलिटिकल लीडर्स का कंस्ट्रू ही ऐसा किया गया है कि ये व्यक्ति पॉलिटिशियन हो सकता है अपने क्षेत्र अपनी जगह पे, पर क्या राष्ट्र को लीड कर सकता है? क्या पीएम के पद के लिए दावेदार है? क्या वो इतना सिंसियर है? और अकेली बात इस चीज से सेटल आउट नहीं होती। सी इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहां मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत प्रोमिनेंटली फंक्शन करता है, हम सब ने ये चीज देखी है कि हमेशा स्टेबिलिटी का एक इशू आता है और यहाँ पे जब पूरा विपक्ष एक साथ आता है तो शक्ति प्रदर्शन तो होता है, लेकिन इतिहास हमेशा ही गवाह रहा है, चाहे यहाँ भारत की राजनीति पढ़े चाहे यहाँ पढ़े विश्व की राजनीति, स्टेबिलिटी गवर्नमेंट मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत रेयर होती है। और कई डेमोक्रेसीज जो भारत के साथ साथ अपना उन्होंने जर्नी शुरू करी थी वो इस बात पे फेल हुई हैं यहाँ पर। और अच्छा, अगर एक तरीके से हम ये पर्सपेक्टिव भी देखें तो कई बार कई प्रधानमंत्रियों की सरकार, कई चीफ मिनिस्टरों की सरकार अकेले सिर्फ वो नहीं चलाते, उसकी गरिमा ना रखते हुए उसका दायित्व उनके अंडर रखे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर होता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जब आप तर्कश में तीर देखेंगे तो आपको एस जयशंकर जैसे, मैं क्षमा चाहूंगा आपकी बात रोकने के लिए, क्योंकि एक उदाहरण हमारे सामने आया था जब ये कहा जाता था जो 2014 से पहले जो सीएम थे, पीएम थे, कि वो रबर स्टैंप है जी, इस तरह की आपके आशय इन्हीं तरह की शब्द शैली में है? नहीं, इस तरह की शब्द शैली में इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं, सी वो अपने आप में अपने जिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को होल्ड करते थे उसमें चैंपियन थे। ये एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि जो आपको नहीं आता आप उससे करवाइए जो आपका बेस्ट करता है। इसीलिए मोदी जी के पूरी फॉरेन पॉलिसी का नेतृत्व डॉक्टर एस जयशंकर करते हैं, या फिर आप देखें तो क्या कहते हैं अश्विनी वैष्णव जो है, जो कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे और उसका करता। और ये अकेले केंद्र में नहीं रहता, आप मल्टी पार्टी सिस्टम में देखें तो कई बार आपको पता चलेगा कि वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, इवन मध्य प्रदेश में भी आपने देखा होगा कई सीएमओ की सरकारें बहुत प्रोमिनेंटली
IAS ऑफिसर्स जो एक प्रोमिनेंट पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, हम चाहें तो उनके नाम भी गिन सकते हैं, वो मेंटेन कर रहे हैं। तो कम्स डाउन टू द फैक्ट कि अमित शाह जी का ये बयान कि हर साल एक नया पीएम होगा, या फिर कम्स डाउन टू द फैक्ट कि हर साल जब नया पीएम बन भी नहीं जाए तो क्या कोई विपक्ष में है जो इसको संभाल पाएगा, विपक्ष की क्रेडिबिलिटी पे सीधा प्रहार करता है। क्योंकि हम कह सकते हैं क्या कि विपक्ष में अगर आज की डेट में अगर मनमोहन सिंह जी बाई चांस पॉलिटिकली एक्टिवेट होते तो हम कह सकते थे कि एक मजबूत फाइनेंस को समझने वाले व्यक्ति को ऐसे कठिन समय में पोर्टफोलियो मिल सकता है, तो जनता का सेंटिमेंट बनता। बट जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, राजनीतिक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो होता है वो अलग होता है और देश को चलाने का एक्सपीरियंस अलग होता है। इनको तो विरासत में मिली है राजनीति, ये विरासत में मिली हुई राजनीति है, और ये वो एक्सपीरियंस है जो इस बात को ज्यादा दर्शाता है कि देखो देश का भला सोचने के लिए आपको अपने राजनीतिक दायित्व को साइड में रखना पड़ेगा। इसीलिए विपक्ष की जो सरकार पहले एनडीए से रही थी, यूपीए जो रही थी, उसके फेल होने का कारण ही यही था कि राजनीतिक समीकरण और बैलेंस बनाने के चक्कर में देश का नुकसान हुआ। और अब उसे जनता न स्वीकार कर रही है, कह रही है कि एक पार्टी, एक व्यक्ति की शक्ति, एक व्यक्ति की स्टेबिलिटी हमें देश को ज्यादा प्रोग्रेस ले जा सकती है। बिल्कुल, एक व्यक्ति यदि सशक्त है तो कहते हैं कि कहीं उदाहरण भी सामने मिलता है कि यदि नेतृत्व आपका सशक्त है तो वो सेना को नई दिशा देता है, नई ऊर्जा देता है। सेना यदि कितनी भी मजबूत हो, नेतृत्व यदि मजबूत नहीं है तो सेना का मनोबल भी कहीं ना कहीं गिर जाता है। अर्चना शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात हो रही है देश के प्रधानमंत्री पद के लिए कौन बन सकता है। जैसा कि एनडीए की बात करें हम, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा जा रहा है कि हर जगह प्रचारित किया जाता है कि मोदी की गारंटी है, लेकिन क्या अपने 5 न्याय, क्या अपनी 25 गारंटी मैं जनता में, क्योंकि यहाँ मैं दो परिदृश्य बात कर रहा हूँ कि जहाँ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, 5 न्याय की बात कही, 25 गारंटी की बात कही, उनके जो घटक दल हैं उनके अपने अपने घोषणा पत्र आए हैं। समाजवादी पार्टी का अपना घोषणा पत्र आ गया है, वहीं तृणमूल कांग्रेस का अपना घोषणा पत्र आ गया। तो क्या ये माना जाए कि आज जिनकी बात अमित शाह कर रहे हैं कि क्या ये प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके घोषणा पत्र में ही सहमति नहीं है? जी सूरज जी, देखिए उनके घोषणा पत्र से पहले हम देखें कि जब से ये इंडिया गठबंधन हुआ था जी, तब से अभी तक उनके ही गठबंधन के लोग आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं, भागते दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने नींव रखी वो ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में उनका घोषणा पत्र तो अलग होना ही था, क्योंकि उनका वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा है। ठीक है। और दूसरा, जो अमित शाह जी ने कहा है कि इनमें से कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, तो ये सीधा एक मतदाता को टारगेट किया गया है कि भाई आप सोच लीजिए, अगर आप ऐसी गठबंधन की टूटी फूटी सरकार को लाते हैं तो क्या आप इनका विरोध, इनका अंतर्कलह झेलेंगे या देश का विकास करवाना चाहेंगे? तो वैसे भी कहा जाता है कि व्यक्ति पद से गौरवान्वित होता है, पद व्यक्ति से नहीं होता है। तो नरेंद्र मोदी जी एक पाक साफ छवि के हैं। 10 साल से उन्होंने जो करके दिखाया है, हमने भी देखा है कि उनके कई कार्यों को हमने प्रशंसा यहाँ पे खड़े होके की है। तो वर्तमान में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को अपना कोई एक ऐसा चेहरा लाना था, सामने रखना था कि भाई हम इसके छत्र छाया में चुनाव लड़ेंगे, ये हमारा 5 साल का मुखिया रहेगा। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ना तो वैचारिक एकता है, ना इनके मैनिफेस्टो में कोई एकता है, और अभी जैसे जैसे चरण होते जा रहे हैं सभी के मतभेद खुल के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अमित शाह जी ने उसको एक चुनावी मुद्दा बना के एक मतदाता वर्ग को टारगेट किया है, और वो उनका जो टारगेट है वो कहीं भी सही है, क्योंकि हम भी बुद्धिजीवी हैं, तो हमें भी है कि भाई एक सशक्त सरकार हमें मिलना चाहिए। क्योंकि बार के चुनाव से देश का विकास अवरुद्ध होता है, और जो बेरोजगारी या जिन चीजों को नकारा जा रहा है, जिनकी बात नहीं की जा रही, वो और खड़ी हो जाएगी हमारे। बिल्कुल। वापस आता हूँ आपके पास में। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, आपसे जानना चाहूँगा कि बात हो रही है मुद्दे की। पहले चरण में जब मतदान हुआ उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अलग मुद्दों पर बात हुई। उस समय बताई गई अपनी खूबियाँ कि हम में क्या क्या है, हमने क्या क्या किया है। दूसरे चरण का मतदान आया तो बात हुई खामियों की कि उनमें क्या क्या खामियां हैं। वहां मंगलसूत्र से बात निकली, विरासत टैक्स तक बात आ गई है, इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर बात हुई है, सैम पित्रोदा तक कुछ शामिल किया गया कि उनके बयान को लेकर के कटाक्ष किया गया, उस पर पलटवार किया गया। तीसरे चरण का मतदान होना है 7 मई को। अब तीसरे चरण के मतदान के पहले एक नया मुद्दा कि विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन। हमें संभावना है कि चौथे, 5वें, 6वें और 7वें चरण के मतदान में हर मतदान से पहले एक नए मुद्दे को देश के सामने परोसा जाएगा। क्या
ये मुद्दे वो हैं जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, या ये वो मुद्दे हैं जो जिस राजनीतिक दल के द्वारा उठाए जा रहे हैं उसके पक्ष में मतदान का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं? मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ जी। जैसे हमारे साथियों ने एक बात कही कि अभी सबसे बड़े मतलब कि हमें जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं नरेंद्र मोदी, कि ये बहुत बड़े ताकत के तौर पे हैं जो कि और देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे पहले हमारी पहचान नहीं थी यूपीए सरकार में, तो इस बात से मैं सहमत नहीं रखता हूँ, क्योंकि 55 साल से सरकार थी कांग्रेस की और अलग अलग तरह के है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मनमोहन सिंह की, तो वो इकोनॉमिक के मास्टर रह चुके हैं। जिस तरह अपनी स्थिति एक समय बनी थी, मुझे सन याद नहीं आ रहा है, 90 के आसपास ऐसा कुछ हुआ था, जबकि 15 दिन का धन से भारत के पास बचा था। उस समय उन्होंने मनमोहन सर ने उसको रिकवर किया था। तो ये कहना पूरी तरह से ठीक नहीं है कि सिर्फ एक चेहरा हमारे पास है। 14 से पहले भी कोई प्रधानमंत्री का उतना बड़ा चेहरा नहीं था कि हमें कोई कह सके कि हम मनमोहन सिंह की टक्कर में हैं। लेकिन जब वो निकल के आए, 10 साल की सरकार आई, उस पर आज ये लग रहा है कि हमारी भारत में पहचान बनी है। ऐसा कुछ नहीं, भारत में पहचान तब भी थी और आज भी भारत में पहचान है। लेकिन एक होता है एडवर्टाइजमेंट, कि आपको अपने काम को किस तरह से परोसते हैं। सबसे बड़ी बात ये निकल के है कि मोदी जी ने हर काम को अपने शो ऑफ किया है, करके दिखाया है। दूसरी चीज़ ये निकल के आती है कि जो इनकी सरकार है, अगर ये जैसे पहले चरण का चुनाव हुआ, उसके बाद जो उनका रिजल्ट निकल के आया कि कहीं ना कहीं से उनका मत प्रतिशत कम है, उसके बाद भी अभी जो निकल के आया दूसरे चुनाव में उन्होंने बोला कि अब जैसे राहुल बाबा की बात बोल दी, स्टालिन की बात बोल दी, सबकी बात बोल दी, तो कहीं ना कहीं से वो डर उनको अब दिखाई पड़ने लगा अमित शाह को उस नजरिए से। क्योंकि पहली बार उन्होंने ऐसा कहा 400 पार, जो कि बेधड़क थी। उसके बाद वो लोगों में जाके बात करने लगे किसी और तरह की। फिर प्रधानमंत्री निकल के आए, उन्होंने कुछ ऐसे बात की जो कि लोगों को सीधा अटैक कर रही थी, एक कौम को, खासतौर से मुस्लिम कौम को, कि ऐसा छीना जाएगा। तो कहीं ना कहीं से ये मुद्दों को भटकाने की राजनीति आई है। अब मैं करता हूं देश के प्रधानमंत्री की बात, कि उन्होंने कहा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अमित शाह ने कहा है। तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अभी तो सिर्फ ये विपक्ष देख के चल रहा है कि राहुल गांधी को एक चेहरा मान के चला जा रहा है। इनका तो सिर्फ अमित शाह का सिर्फ एक आकलन है कि ये 1 साल के नहीं बनेंगे, एक साल के लिए सब आएंगे। ऐसा विपक्ष की तरफ से कोई कहा गया नहीं है, ना मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ निकल के आया है। सर, इस तरह की बात स्पष्ट नहीं हुई है, और जैसा कि पहले भी बात आई थी, और हमने देखा है कि इंडी गठबंधन जो है, इंडी अलायंस जो है, उनके अपने ही लोग एकला चलो की नीति पर चलने लगे थे, और उसका परिणाम ये हुआ कि विपक्ष अभी तक ये घोषित नहीं कर पाया, ये बता नहीं पाया कि यदि विपक्ष को जनता ने समर्थन दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। मैं आना चाहूँगा डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी आपके पास, जो संभावना व्यक्त की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कि यदि इनकी सरकार आ गई तो क्या सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बनेगी? चूंकि सूरज जी बिल्कुल संभावनाएं पूरी हैं और भाजपा ये चाहती भी है। हाँ। तो ये बयान इसीलिए दिया गया है। हाँ। मैं आपको 2004 और 2009 में ले जाना चाहता हूँ। अटल जी के बाद जब 2004 में मनमोहन सिंह जी कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, उस समय कांग्रेस ये पूछा करती थी जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के, कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। इंडिया साइनिंग आपको याद होगा, बहुत बड़ा नारा दिया गया था। और उस समय ये पूछती थी तो भाजपा कहती थी कि हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, जब सांसद चुन के आएंगे तभी वो बताएंगे कि कौन हमारा नेता होगा। आपको याद होगा ये 2 चुनाव में चला। मनमोहन सिंह जी जब 14 में प्रधानमंत्री पद से हटे, उस समय स्टार प्रचारक मोदी जी को गुजरात से लाके बनाया गया था, ना कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार। उस समय अडवाणी जी का नाम चला करता था, अटल जी पीछे हो गए थे। पीएम इन वेटिंग। यस, पीएम इन वेटिंग हुआ करते थे। उसके बाद सूरज जी आपको याद होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव अभी हुए 23 में। भाजपा ने मुख्यमंत्री के बारे में जब पूछा कि शिवराज जी आपका चेहरा, बोले नहीं ये विधायक तय करेंगे। हम कैसे तय कर दें जी? ये मतलब आपकी कथनी और करनी में अंतर क्यों होता है? विपक्ष हो सकता है कि विधायकों, सांसदों का चुनाव होने के बाद ये डिसाइड करे कि अब हमारा ये नेता होगा। कांग्रेस तो कहती है कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री अगर, लेकिन इस पर भी पूरी तरह से, चूंकि भाजपा चुटकी लेने में माहिर है, वो ये चाहती है कि इनमें जितनी सिर फुटौल होगी उतना फायदा होगा। देखिए ये कितना बड़ा नैतिकता का तकाजा है। हमारे मित्र जोशी जी इससे सहमत होंगे, हो सकता है कि इसके पहले के 19 के चुनाव में, मैंने अभी भी चल रहा है, चारों तरफ वीडियो वायरल हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी का बयान आता था कि यदि नीतीश कुमार जीतते हैं तो पाकिस्तान में उत्सव मनाया जाता है और इनको नहीं जिताना है। आज उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आज वो, उन्होंने इंडी गठबंधन का गठन किया, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन
प्रधानमंत्री जी अगर देश के सशक्त प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने खूब मेहनत की है, देश को आज बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और प्रयास किया है, तो ये उनके इतने 303 सांसदों की वजह से है। उनको एक मजबूत वो मिला, ताकत मिली, वो पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ आए, और जो भी सरकार आए पूर्ण बहुमत के साथ अगर आएगी सूरज जी, तो वो देश का विकास बहुत तेजी से कर सकेगी। परंतु जिस तरीके के मुद्दे देखे जा रहे हैं, जनता सब जानती है सूरज जी। एक बयान चल रहा है, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का बयान चल रहा है, अजीत पवार कुछ दिन बाद जेल के अंदर होंगे, और 8-10 दिन बाद वो जेल के अंदर तो नहीं गए, भाजपा के अंदर जरूर चले गए। भोपाल में ही दिया था उन्होंने बयान, भोपाल में ही दिया। और वो बयान के बाद जनता पूछ रही है कि आपका ये मापदंड कौन सा है। भाई अभी उनको क्लीन चिट मिल गई कुछ मामलों में। आपको याद होगा कि पब्लिक के एक्चुअल में इंटरनल जो कम वोटिंग हो रही है, पब्लिक उदास है, पब्लिक एकदम से घर बैठने का मन इसलिए बना रही है, किस पे भरोसा करें। सही बात है। मतलब वो जिस तरीके के बयान लेके आ रहे हैं, जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, आपने जो मंगलसूत्र वाली बात की, सनातन वाली बात की आपने, इनका दूर दूर तक किसी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इन दूर दूर तक किसी चीज का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना फैलाया जाता है, इतना फैलाया जाता है। आप अभी जिस तरीके से माननीय मोहन भागवत जी का बयान के आरक्षण पर वो रोक लगा दी जाए, खत्म कर देना चाहिए, फर्जी बयान आया। उसके बाद अमित शाह जी का एक बयान फर्जी की बात चली, दिल्ली में FIR भी हो गई उस पर। ये जिस तरीके से चल रहा है, सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक पंडित जिस तरह से जनता का ध्यान भंग कराते हैं, जिस तरीके से बरगलाते हैं, तो पब्लिक, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना सोच हो सकता है सूरज जी, इसलिए पब्लिक निराश है और उतना प्रतिशत वोटों का नहीं मिल पा रहा है जितना मेहनत करती है। कल्पना जी ने एक बात जो कही है, मैं उससे बहुत सहमत हूँ कि पन्ना प्रमुख, उनके पोलिंग प्रमुख, उनके हाफ पन्ना प्रमुख, एक पोलिंग पर 370 वोटों की कसम खाई थी, और 370 वोटों का प्रतिशत लाने की कोशिश की गई थी भाजपा द्वारा। लेकिन क्या भाजपा ये मान के चल रही थी कि अब 400 पार, अब तो 400 पार, जैसा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या दूसरे राज्यों के परिणाम देखे गए थे, तो ये मान के चल रहे थे कि अब तो 400 पार है। लेकिन अगर भाजपा का कार्यकर्ता नहीं निकला है, और विपक्ष का जैसा उन्होंने कुछ इशारे किए कि कुछ लोग लाइन लगा के सवेरे से जाके मतदान करके आ रहे थे, तो अगर ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है, तो इस तरीके के उल जलूल बयान की जगह कि कौन उनका प्रधानमंत्री होगा, कौन, आप मुद्दों की बात करें, जनता को दिमाग में मुद्दे रखें, जनता को इस बात का भरोसा दिलाएं कि हम आपको चुन रहे हैं और देश प्रगति कर रहा है, साथ में मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा। मैंने किसी भाषण में, विपक्ष के किसी भाषण में, सत्ता पक्ष के किसी भाषण में ये नहीं सुना कि आपका बच्चा पढ़ लिख के जब ग्रेजुएट होगा तो उसको कौन सी नौकरी मिलेगी। मैंने कभी ये नहीं सुना। आज 200 के आसपास हो गई है दाल, मैंने प्याज से लेके तेल से लेके 200 रुपए तेल हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगाई की बात किसी मंच से नहीं सुनी मैंने। ये जनता को अगर प्रभावित करती है तो ये बात प्रभावित करती है कि उसके घर का चूल्हा जलता है। 2004 में यही बात प्रभावित की थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, हुई महंगाई की मार, अब हटाओ और मोदी सरकार आएगी। अगर ऐसी परिस्थिति बनाई थी, महंगाई का मुद्दा तब अगर था तो आज क्यों नहीं है? क्यों सांप सूंघ गया है हमारे सत्ताधारी दल के सारे नेताओं को? इस मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते? बिल्कुल सही कहा आपने कि मुद्दों की बात होना चाहिए, और सभी मेहमानों से आग्रह करूंगा क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया रखें। विभांशु जी, आपके पास आना चाहूंगा कि बात मुद्दे की हो रही है, क्या वास्तव में ये वो चीजें हैं, चाहे जिनका उल्लेख हमने पहले किया है, पिछले 2 चरणों में जिन मुद्दों की बात की गई है, जिन्हें मुद्दा बनाया गया, एक्चुअली वो मुद्दे की बात नहीं थी, उन्हें मुद्दा बनाया गया था। वास्तव में जैसा कि अभी डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी ने जो बात कही, महंगाई की बात नहीं होती, पेट्रोल की बात नहीं होती, क्योंकि हमने प्याज पर सरकारों को गिरते देखा है। लेकिन क्या इस बार ऐसी कोई बात हो ही नहीं रही है जो जनता समझे, जो जनता को लगे, मतदाता को लगे कि मेरी बात है, मेरी अपनी बात है? ऐसी बातें हो ही नहीं रही हैं। देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यदि आप बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 23 बड़ी बातें कही हैं। उसमें उन्होंने युवाओं की बात करी है, उसमें महिलाओं की बातें करी हैं, उसमें उन्होंने किसान की बात करी है। तो इस तरीके से 4 जातियां जो बीजेपी मोदी जी ने बोली, उनको लेकर 23 बड़ी बातें उनके मैनिफेस्टो में हैं, और उसको लेकर वो लोग जनता के सामने गए भी, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो प्रचार प्रसार किया है, उस पर बात भी कर रहे हैं। तो देखिए, लोकतंत्र में ऐसा होता है कि जनता को झकझोरना होता है। जनता के दिमाग में चलने वाले अनेक विषय, उनका जवाब उसके द्वारा ही दिलवाना पड़ता है। तो जब तक जनता को झकझोरा नहीं जाएगा कि ये भी हो सकता है, ये भी सोचे, ये भी ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि हम बच्चे को, कोई बिजली के करंट के सामने कोई बच्चा जाता है तो हम उसको बताते हैं कि यदि इसमें
यदि ये इसमें तार में हाथ लगाओगे तो करंट लग सकता है। तो इस तरीके से झकझोरना या जागरूक करना लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है। तो मैं नहीं मानता कि ये विषय लोकतंत्र के हिसाब से कहीं गलत है। समय अनुसार लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि अपने अपने विषय उठाते हैं। देखिए, अभी बात में मनमोहन सिंह जी की सरकार की बात आई थी, मैं उसमें जरूर बोलना चाहता हूँ। देखिए कितनी कमजोर सरकार थी उस समय कि राहुल गांधी जी ने सबके सामने, प्रेस के सामने एक विधेयक को फाड़ दिया था सदन के अंदर। सदन, बिल्कुल। अब ये कितनी दुख की बात थी। आपके पार्टी का नेता, आपका प्रधानमंत्री, उस पर आपको विश्वास नहीं है, ये कितनी बड़ी चिंता की बात थी। देखिए, हमारे सामने एक मजबूत सरकार की चिंता है, क्योंकि आने वाले समय में हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की बड़ी तैयारी भारत सरकार कर रही है। ऐसे में यदि हमारे पास एक मजबूत सरकार नहीं होगी तो ये चुनौती हमारे सामने फिर से बनकर खड़ी हो जाएगी। ये हमारे पास में बड़ा मौका आया है। देखिए, दो बातें साफ हैं। एक तो चेहरा कौन होगा, क्या कोई चेहरा है, इस पर सवाल उठ रहा है। दूसरा, क्या गठबंधन जो इंडी गठबंधन है वो एक रह पाएगा, क्योंकि आप देखिए जो उनकी 5वीं बैठक थी उसमें कई दल तो उस बैठक में शामिल ही नहीं हुए थे। वर्चुअल बैठक में भी उपस्थिति बहुत कमज़ोर थी। तो ऐसे में जब सरकार बनाने की इनकी बात आएगी और इनको अपना नेता चुनने की बात आएगी, तब ये अपनी बात कैसे रखेंगे, इस बात पर मुझे लगता है अमित शाह जी नज़र उठाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये उनका उद्देश्य हो सकता है कि वो किस बात पर जनता का ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है, अर्चना जी आपके पास लेकर आ रहा हूँ, कि यदि जो बात कही गई कि हाँ हमारे पास सशक्त नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, उनका चेहरा है, उनकी गारंटी है, विपक्ष ये बात प्रस्तुत नहीं कर पाया, विपक्ष की कमजोरी है ये? विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है कि भाई एक चेहरा सामने आना था। दूसरी ये है कि कहीं ना कहीं जैसे सभी लोगों ने बताया कि सत्ता पक्ष में भी बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है। अभी तक ये मीट, मटन, मछली, मंगलसूत्र, सभी मुद्दों को, मतलब ऐसे जो छोटे छोटे जिनका कोई भाई किसी ने अगर एरोप्लेन में खा लिया तो खाने दो भाई, आप इतना बहुमत से आए हैं तो आप रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो वो ना छोड़ के आप जो है इन चीज़ों पे आ रहे हैं, आप धर्म संप्रदाय पे आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ के आप अगर एक प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष की भी बौखलाहट है। और दूसरी बात ये है कि जैसे समय रहते विपक्ष को भी, इंडिया गठबंधन को भी अपना जो है कैंडिडेट पीएम पद का जो होना चाहिए चेहरा, वो सामने लाना चाहिए। क्योंकि इंडिया गठबंधन में इतना ज़्यादा उठा पटक चल रही है, कब क्या हो जाए, और कांग्रेस में भी इतनी भगदड़ मची हुई है, आए दिन पता नहीं चल रहा। आज इंदौर का ही आप देख लीजिए कि पता ही नहीं चल रहा कब कौन कहाँ से गायब हो रहा है। सूरत में आप देखिए, वो वहाँ पे उस प्रत्याशी को आज तक ये नहीं है कि भाई वो गायब है, कहाँ है, अभी तक नहीं पता। तो ऐसे में राहुल जी को अगर पीएम बनाने की बात की जाए तो वो एक हास्यप्रद या व्यंग्यात्मक तरीके से कही गई है, क्योंकि राहुल जी को ना तो उनकी पार्टी सीरियस ले रही है, और राहुल जी ने जहां भी कहा कि भाई आला कमान निर्णय लेंगे, या आज भी कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि आला कमान नहीं सुन रहा है, या राहुल जी की नहीं चल रही, प्रियंका जी की नहीं चल रही। तो ऐसे में बड़ा मतलब कहना चाहिए कि भ्रमित माहौल है इंडिया गठबंधन का, और ऐसे भ्रमित माहौल का जो है सत्ता पक्ष फायदा उठा रही है। और ये कहना चाहिए कि ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम आज अमित शाह ने कर दिया। एक पढ़े लिखे यूथ और युवा वर्ग को बोल दिया कि भैया आपको चुनाव करवाना है कि बार बार, तो फिर आप देख लीजिए। बिल्कुल। तो एक मतलब कहना चाहिए कि उन्होंने अपना मुद्दा होते हुए एक ऐसी सियासी हलचल मचा दी कि लोग उस पर सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। और यही बात लेकर के मैं कल्पना जी आपके पास आना चाहूँगी, क्या अमित शाह का यह जो बयान, या जिस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवा दे रहे हैं, ये ताबूत की आखिरी कील है? बिल्कुल सूरज जी, आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, जब लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने भी इससे पहले अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था, मतलब अपना पीएम पद या सीएम पद का डिक्लेयर नहीं किया था, तो आप ये उसके साथ ये भी चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी कि वो एक संगठन आत्मक, एक ऐसी, उसके पास एक मजबूत संगठन है, उसके पास संघ एक ऐसी है जो
जो सब चीजें डिसाइड करता है, ये सब जानते हैं। तो वहां पर जैसे अभी देखिए जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान इतने लंबे समय तक सीएम रहने के बाद उनको हटा करके बना दिया गया मोहन यादव को, या राजस्थान की अगर आप बात कर लें जिस तरह से वहाँ रानी को हटा करके आपने एक साधारण से व्यक्ति को सीएम बना दिया, लेकिन किसी की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। क्या इस तरह से विपक्ष में होना संभव है? ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां पर अलग अलग पार्टी के लोग जुट होकर एक पार्टी एक कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, जो संभव नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं जो मैसेज जाता है जनता के बीच में, ये भी जाता है कि बीजेपी अगर किसी को भी कैंडिडेट, मैं कहती हूँ फाइनली अगर मोदी जी के अलावा वो किसी एक नए व्यक्ति को भी पीएम पद का दावेदार अगर बता देते हैं, तो जनता उस नाम पर भी वोट करने को तैयार होगी, क्योंकि वहाँ एक संगठन काम करता है, मजबूत संगठन। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत भिन्न है। तो जनता के बीच में काफी हद तक ये चीजें बहुत क्लिक करती हैं कि हमको मजबूत शासक की आवश्यकता है, किसी भी देश को आवश्यकता है। और हमारे देश को ऐसी स्थिति में जब पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थितियों की अगर मैं बात करूं, आप देखिए सबसे ज्यादा अगर पलायन हो रहा है तो सारी जो विश्व शक्ति थी जिसमें यूके यूएस इनकी मैं अगर बात करूं, वहां से पलायन हो रहा है, क्योंकि वहां पे ना रोजगार है, वहां पर अगर महंगाई की बात करो तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे देश में स्थितियां हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए उसके साथ साथ विकास भी हुआ, उसके साथ साथ बहुत सारे इंफ्रा जो चेंजेस हुए हैं उसको आप नकार नहीं सकते। वही याद होगा आपको जब ट्रेन आया करती थी, ट्रेन का शेड्यूल आया करता था, 12 घंटे लेट, 20 घंटे लेट, 40 घंटे लेट, इस तरह से शेड्यूल आते थे। ये सारे चेंजेस हैं और इसको जनता महसूस करती है, जानती है। आप स्टेशन पे चले जाइए, सफाई एक बहुत छोटा सा मुद्दा था जिसको लोगों ने उसकी गंभीरता को समझा। आज छोटा बच्चा भी एक छोटे से रैपर को जेब में रख के लेके चलता है। ये छोटे छोटे मैसेज थे जो जनता को क्लिक करते हैं, और जब मन से कोई भी प्रधानमंत्री कोई स्टेटमेंट देता है तो उसकी गंभीरता को आंका जाता है। वहीं अगर विपक्ष की बात करो तो देखिए, अगर महंगाई की मैं बात करूं तो ये सत्ता पक्ष का काम नहीं है कि वो अपने ही कमजोरी को उठाए, ये काम होता है विपक्ष का। तो विपक्ष कमजोर है, तो जो कमजोर है, क्या ऐसे व्यक्ति को आप अपने देश का सत्ता सौंपना चाहते हैं? ये जनता के विवेक पर निर्भर करता है। और उसी चीज को क्लिक किया मोदी जी ने, उसी चीज को उठाने की कोशिश की अमित शाह जी ने। तो ये काफी हद तक देखा जाए वो गंभीरता समझते हैं कि जनता के बीच में कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो एक तरह से देखा जाए काम करेगा। तो उन्हीं सारी चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। और काफी हद तक देखिए इस बार प्रचार का अगर सूरज जी आप बात करेंगे तो उसमें चेंज अगर वोट परसेंटेज गिर रहा है, उसका आप इस पॉइंट को देखिएगा, गली गली झंडे बैनर से पटी हुई राजधानियां हुआ करती थी, छोटे छोटे शहर कस्बे, तो अब वो स्थितियां नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस होने में टाइम लगेगा, ये उसी का दौर चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये परिवर्तन का तो दौर है, लेकिन परिवर्तन बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है। जहां एक तरफ हम देखा करते थे वास्तव में कि जब पिछले चुनाव में हमने देखा है कि गलियां, मोहल्ले, सड़कें झंडे बैनर से पटी हुई होती थी, इस बार मतदाता का तो मौन है ही, मतदाता के मौन में जो मुखरता है वो धीरे धीरे जाहिर हो रही है। और 2 चरण के मतदान में हमने देख लिया है कि मतदाता के मौन की मुखरता किस रूप में जाहिर हो रही है। हालांकि ये जरूर है, देश न्यूज बार बार अपील करता है, एक बार फिर करता है कि अभी 5 चरणों के चुनाव बाकी हैं और इन 5 चरणों के चुनाव में देश के समस्त मतदाता जहां जहां जिस चरण में चुनाव है अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। लेकिन तब भी वो जो परिवर्तन है, मनीष आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो परिवर्तन है वास्तव में क्या जनता इसी परिवर्तन का इंतजार कर रही थी? क्या इसी परिवर्तन की बयार के इंतजार में थी कि ये परिवर्तन आएगा जब खामोशी से चुनाव होंगे, केवल उन बयानों पर चर्चा होगी जो देश के बड़े बड़े नेता देंगे? अलग कंट्रीज में वहाँ पलायन हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि पिछले 10 साल में भारत से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग यहाँ से गए। ये लोग आज भी यहाँ से जो लड़के स्टूडेंट हैं वो पढ़ने के जा रहे हैं और डाटा है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ से देश से पलायन हो चुके हैं। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ की बात कर लूँ तो उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ के स्टेशन की व्यवस्था है, जो रेल सुविधाएँ हैं, तो हमारे पास एक ट्रेन है वंदे मातरम, उसके बाद भी क्या सुविधा है हमारे यहाँ। अगर मैं भोपाल की बात कर लूँ तो सिर्फ कमलापति की स्टेशन है जिसकी खूबसूरती हमें दिखाई पड़ती है। अगर बगल में हम जंक्शन की अगर जाके बात कर लें तो वहाँ के बाहर की स्थिति, अंदर की स्थिति क्या है। आज भी जो बिहार से ट्रेनें चलती हैं, उत्तर प्रदेश से जो ट्रेनें चलती हैं, जो कि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जहाँ पलायन करके कमाने के लिए जाते हैं, उन ट्रेनों की अगर स्थिति हम जाके देख लें तो यहाँ ये नीतियाँ समझ में आ जाएगी कि सरकार का क्या स्थिति है। क्योंकि हमें अगर ओवरऑल बात करनी है, अगर वही शिक्षा की अगर हम बात करके देखें तो कोई भी सरकार अब तक ऐसी नहीं आई थी जिसने शिक्षा पे टैक्स लगाया था, दाल रोटी पे टैक्स लगाया था। हाँ। और इसकी बात मैं एक और बता दूं कि प्रधानमंत्री के चेहरे की बात, तो चेहरा तब सामने आता है कोई भी काम, जैसा विशेष ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी वो काम करती है। कोई भी प्रधानमंत्री हो, देश का कोई भी नेता हो, सबकी अपनी एक छवि होती है नेता के तौर पे। सारा काम जो होता है वो ब्यूरोक्रेसी के बेस पे किया जाता है।
क्योंकि वो सारे स्ट्रेटेजी, सारे प्लान जो होती है बस वो नेता के मुखर बिंदु से निकलते तो हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी सारी उनकी होती है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगर मोदी जी हैं तो ये सर्वोत्तम है। मैं इनकी बुराई आलोचना भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पिछले 10 सालों में अगर ये इन्होंने बहुत बेहतर काम किया होता तो इस तरह से आलोचनाएं निकल के सामने नहीं आती, जो महंगाई की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे फिर मोदी जी ने इस तरह की बातें रखी हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जनता कार्य को देखती है, जनता निर्भर करती है कि किसका कार्य कैसा रहा है, किसका कार्य बेहतर है और कौन किस दिशा में कार्य कर रहा है। तमाम परिचर्चा हुई है। विलक्षण सक्सेना जी, इस पूरी परिचर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया और ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान और उस बयान को हवा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, जब हम ये पूरा डिस्कशन सामने अपने कंसाइज रूप में रखते हैं तो कम्स डाउन टू द फैक्ट कि यहाँ पर ये जो परिवर्तन आ रहे हैं ये सिंबलाइज क्या करता है। सी, जब 2014 में एक लहर शुरू हुई थी तब उससे ब्रांड मोदी का निर्माण हुआ। एक सशक्त लीडर जो एक कॉमन विजन के साथ आया है और ये समझा रहा है देश को कि उसकी करप्शन और एक एलिटनेस, दो भारत के विभाजित को खत्म करते हुए समभाव के साथ उसे आगे बढ़ना है। कट टू द पॉइंट, जब हम आगे उनकी कार्यशैली पे फोकस करते हुए आए तब हमने ये चीज़ रियलाइज करी कि हाँ, इसमें कुछ कुछ कमियां आती भर रही हैं। तभी हमने देखा धीरे धीरे कि उस पर प्रतिक्रियाएं विपक्ष की भी तेज हो गई, चाहे वो राफेल का मुद्दा धीरे से उठा, चाहे जीएसटी पर लड़ाई धीरे से बढ़ी, चाहे 370 से रिलेटेड मामले आए, चाहे जीएसटी के बाद से कहा गया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस देश में अब खत्म हो जाएगा, जो कि आधार बन रहा है अब संविधान में होने वाले बदलावों के प्रति विपक्ष का एक कहना कि अब जो है पूरा संविधान ये बदल देंगे अगर फिर से सत्ता में आए। अब दिक्कत ये होती है कि ब्रांड एक साथ में जब कंप्लीट होता है किसी राजनीति का तो वो दो हिस्सों से आता है, विजन और नेता। विपक्ष ऑन दी अदर हैंड विजन के साथ तो आ सकता है लेकिन नेता के हाथ में नहीं, क्योंकि अगर आप विजन एक क्रेडिबल इंसान के मुंह से ना निकले तो वो जुमला ही बन जाता है। और एग्जैक्टली यही विपक्ष का भी उल्टा आर्गुमेंट है कि मोदी जी क्रेडिबल इंसान नहीं है। भले ही वो कहना जो भी चाहे कि हम भारत को थर्ड बेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, भारत को आज जाने उसमें हम बुलेट ट्रेन के साथ जोड़ते हुए विश्व का इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, तो कम्स डाउन टू यहाँ पर। और जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया जब वोट यहाँ पे कई को पैनल ने डिस्कस किया कि अभी ये उदान सीधा इतना नीरस चुनाव और वोटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जब मेन मुद्दों की बात आती है, महंगाई, बेरोजगारी, इस पे प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष की न आने की वजह से लोगों में एक नीरसता आ गई है ये कि सत्ता पक्ष भी धीरे धीरे अब जनता की बेसिक डिमांड से दूर होता जा रहा है। तो जनता के पास एक तरफ ये ऑप्शन आता है कि एक वो लोग हैं जिनका इतिहास इतना ज्यादा खराब और धूमिल हो चुका है कि उन पे ट्रस्ट करना फिर से बहुत मुश्किल हो गया है, और एक तरफ सत्ताधारी पक्ष है जो ओनली सोल ओपिनियन बनता जा रहा है। और जिस तरह से एनडीए अलायंस ने अपने आप को जब से वो बना और अभी तक का घटनाक्रम किया, तो जो तीसरा फ्रंट बनने की एक कवायद जो कई नेताओं ने शुरू करी थी, जो कि जिसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम आता है, अरविंद केजरीवाल का भी आता था, जयललिता की मौत के बाद डीएमके ने कोशिश करी थी, वो थर्ड फ्रंट भी खत्म हो गया। तो लोग ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई और एक ऐसा व्यक्ति है जो आ सकता है इस मुद्दे में करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि तीसरे विकल्प की ओर जनता ने जाना भी चाहा लेकिन उनको वहां तस्वीर साफ नजर नहीं आई है कि वो धुंधली सी तस्वीर रही है जिसमें ना तो रंग उजागर थे ना चेहरे उजागर थे। इसलिए जनता के बीच यदि आज ये उदासीनता है, यदि मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के पीछे जनता, हालांकि कारण और भी हो सकते हैं, दिन को लेकर के, समय को लेकर के, मौसम को लेकर के तमाम चीज़ें इसमें कवायद की गई है, कयास लगाए गए हैं, जो भी चीज़ें सच हो, लेकिन ये सच है कि आज यदि 2 चरण के मतदान के बाद में सत्ताधारी दल को चिंता हो रही है, जहां विपक्ष की चिंता शुरुआत से रही है, अब सत्ताधारी दल भी इस ओर बढ़ने लगा है कि क्या यदि गलती से सरकार बन गई, जो शब्द कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कि यदि गलती से इनकी सरकार बन गई तो क्या उनके अंदर डर सताने लगा है, या फिर वो 400 पार की जो बात थी वो कहीं पर्दे के पीछे विलय होने लगी है। ये तमाम मुद्दे हैं, हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। कल्पना शर्मा जी, अर्चना शर्मा जी, डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी, विलक्षण सक्सेना जी, विभांशु जोशी जी, मनीष जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। हालांकि ये तो जनता जिसको चुनेगी, जिस दल को चुनेगी, जिस गठबंधन को चुनेगी, उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन चर्चा में तो आ गया है कि विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन होगा। यदि होगा तो क्या 1-1 साल का होगा या फिर 5 साल का होगा। इस चर्चा को जन्म दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। कल फिर ऐसे ही एक ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने देश न्यूज के साथ। नमस्कार।